चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th में परिमेय संख्या क्या होती हैं, उनका परिभाषा क्या होता है, उनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं थी, जैसे कि परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, और भी जैसे हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक पढ़े थे, और हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े थे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में, आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। ध्यान समझिए, जिस तरह हमने परिमेय संख्याओं को समझा था उसी तरह हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो परिमेय संख्याओं का परिभाषा क्या था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यानी एक बार तो पुनः हम लोग याद कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती थी, अगर परिभाषा आप लोग को याद होगा तो याद कर लेंगे फिर से। क्या बताएंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हो, जहां p तथा q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जहां पूर्णांक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते थे। इसको हम लोगों ने विधिवत पिछले कक्षाओं में आज सही से पढ़ लिया है, और इस पर जो न्यूमेरिकल थे यानी एक्सरसाइज 1.1 था और उससे संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं आगे अपरिमेय संख्या को थे, उसी परिभाषा को हम लोग आगे दोहराते हुए क्या पढ़ेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें, देखिए, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख नहीं सकते। तो याद रखिएगा कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q को हम लोग पहले से पहचान रहे हैं परिमेय संख्या में, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बार परिभाषा को फिर से ध्यान सुनिए, क्या बताएंगे, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं अपरिमेय संख्या। जिस तरह से परिमेय संख्याएं भी क्या होती थी, अनंत होती थी, उस तरह अपरिमेय संख्या भी क्या होती हैं, अनंत होती हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से कि उसका उदाहरण क्या होता है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सभी संख्याएं क्या है, p/q के रूप में इनको नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए, इसको दशमलव में आप लिख सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 9, 6, 4, ये रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसको भी लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, अर्थात ये भी क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को भी हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो आगे का टॉपिक है। देखिए, अब ध्यान समझिए, तो हम लोग परिमेय संख्या को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या को भी हम लोग समझ लिए हैं। ध्यान समझिए, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा, संग्रह बन जाने, समूह बन जाता है। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह बन गया, इस संग्रह को क्या बोल देंगे हम लोग, वास्तविक संख्याएं बोल देंगे। और आप समझिए, ध्यान समझिए, परिमेय संख्या को हम लोग पता है, हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। अभी हम आपको बताएं कि अपरिमेय संख्याओं को अभी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, कैसे करें हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप यहां समझिए कि अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो अर्थात वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्या होती है जिनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ये आप ध्यान समझिए। और परिभाषा इस तरह से भी आप बना के लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब ध्यान समझिए कि हम क्या बताए हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। एक बात आप यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, क्या नोट करके लिख लेंगे, होता क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जैसे ही आएगा आपके दिमाग में यह तुरंत टिक करना चाहिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या कहने का मतलब है कि वह परिमेय संख्या को बोल रहा है और अपरिमेय संख्या को। ये अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा लगातार, इसका मतलब आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान समझिए। जैसे हम एक संख्या रेखा इस तरह से बना लिए,
इस तरह से संख्या रेखा बना लिए। अब इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसी न, ये एक संख्या रेखा है, ये क्या है, संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को क्या करता है, निरूपित करता है। वो या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि यह वास्तविक संख्या यह संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को निरूपित कर रहा है। अब ध्यान समझिए, हम कहें कि यहाँ पर एक यह जो बिंदु है यह किस संख्या को निरूपित कर रहा है, 0 पर। तो आप इसका मतलब ये करा अद्वितीय बिंदु, मतलब कि संख्या रेखा को क्या बताएंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि यह जो बिंदु है 0, ये बिंदु बस एक ही संख्या द्वारा निरूपित कर सकते हैं और किसी दूसरे संख्या द्वारा निरूपित नहीं कर सकते। एक बार आप इसको और समझिए, जैसे हम यहाँ पर एक और बिंदु बना दिए 1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 है। तो यह बिंदु निरूपित कर रहा है किसको, -1 को। यह बिंदु निरूपित कर रहा है 1 को। तो यह बिंदु किसी और संख्या को निरूपित नहीं कर सकता है। यह बिंदु बस केवल एक ही संख्या को निरूपित कर सकता है, वह जो भी हम लोग संख्या यहाँ बना दे। अब यहाँ पर -2 बना दिए, तो इसका मतलब यह बिंदु बस केवल -2 को ही रिप्रेजेंट करेगा और किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर 2 बना दिए तो इसका मतलब यह बिंदु बस केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस लाइन कहने का मतलब यही है कि संख्या रेखा का प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर जितनी भी बिंदु है वह बस केवल एक ही संख्या को निरूपित करेगा और किसी संख्या को निरूपित नहीं कर सकता है। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ तक समझ में तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं। ये आप इस तरह से नोट कर लीजिए। अब ध्यान समझिए, अब हम लोग अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। यानी हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसको देखिए, ध्यान समझिए कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है जो √2 है। √2 के जगह पर हम लोग √3 भी ले सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं और √7 भी ले सकते हैं। मतलब जो हमें लगता है उन अपरिमेय संख्या को हम लेके संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। देखिए, क्लास 9th में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग ध्यान से उन्हीं सभी प्रश्नों को हल करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को जो निरूपित करता है वो सबसे ज़्यादा अपरिमेय संख्या है √2, √3 और √5। यही इन्हीं तीनों में से एग्जाम में बारी बारी करके प्रश्न बनते हैं। तो जो प्रश्न आते हैं अगर उन्हीं को आप अभ्यास करेंगे तो आपको एग्जाम में हल करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पहले से रिवाइज रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऐसा रिपीट रहती हैं तो कुछ स्टेप आपको याद रहते हैं, आपको मतलब कैलकुलेशन में आपको आसानी होती है। तो देखिए किस प्रकार से हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। √3 और √5 को हम बात समझाएंगे, पहले √2 को समझाते हैं। देखिए √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा पर हम एक संख्या 0 को रिप्रेजेंट करते हैं और एक इसको 1 को। अब 1 को बनाने के बाद देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, तो 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे B तक लेकर जाते हैं। इसका भी डिस्टेंस कितना होता है, 1 यूनिट। यह दोनों डिस्टेंस क्या एक दूसरे के बराबर है, यह दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है। यह भी डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है, यह भी डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। आप बोलेंगे कैसे, तो हम स्केल से मेजर करके ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए, अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो इस बिंदु को जो B है उसको बिंदु O से यहाँ से मिला देंगे तो आप बना लेंगे OBA। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इस समकोण त्रिभुज का क्या नाम है, OAB। यह आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। ये देखिए, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। ये हमारा मान लेते हैं आधार है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर जाती है, क्या हमारा है, लंब है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ध्यान समझिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कर्ण का
स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग पहले से जानते हैं। या तो अगर कर्ण हमें पता करना हो कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग पहले जानते हैं। बस इसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम इस दूरी को पता करेंगे कि ओ बी कितना डिस्टेंस है। तो ध्यान देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ओ बी यानी कि कर्ण है, ओ बी क्या है आपके कर्ण है, तो ओ बी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ओ ए यानी आधार प्लस ए बी यानी कि लंब। तो हम क्या लिखते हैं, ओ बी बराबर अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए ओ ए बराबर कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। ए बी बराबर कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब हमें पता है कि 1 के हम लोग कितना भी बार मल्टीप्लाई, 1 को हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करा, 3 बार मल्टीप्लाई करा, 1 का वैल्यू 1 ही रहता है। यानी 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई उसका वैल्यू 1 ही आता है। -1 की बात अलग है, हम 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 + 1 कितना हो गया 2, तो अंडर रूट कितना आ गया 2। तो हम समझ गए, तो ओबी का डिस्टेंस कितना है, √2 है। ओबी का डिस्टेंस कितना है, √2। अब देखिए ओबी का डिस्टेंस पता है √2, तो आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ पर बिंदु लेके इस दूरी को लेके यहाँ से एक चाप काट देंगे। चाप इस संख्या रेखा पर जहां पर कट करेगा वही बिंदु किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी √2 को प्रदर्शित करेगा। इस विधि का उपयोग करके, यानी इस मेथड का उपयोग करके हम लोग संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु का, किसी भी अपरिमेय संख्या का निरूपण कर सकते हैं। ये तो रहा √2 की बात। अब हम लोग आगे समझेंगे कि √3 को इसी प्रकार कैसे निरूपित कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए इसी तरह, √3 का निरूपण अभी हम समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए √2 को हमने संख्या रेखा पर, यानी √2 जो एक अपरिमेय संख्या था उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना हम लोगों ने सीख लिया। अब उसी की सहायता से हम लोग √3 यानी √3 एक दूसरी अपरिमेय संख्या को भी संख्या की रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो कैसे निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले देखो √2 को हमने सीख लिया है, √3 को निरूपित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को खींच लेंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे √2 का वैल्यू दिया था उस तरह से निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 0 से 1 के बीच में एक डिस्टेंस है 1 यूनिट डिस्टेंस, उस पर एक 1 यूनिट डिस्टेंस हमें यहाँ पे हम लोग खींच दिया है। ये यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस, तो इस ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इस यानी ये ओ ए बराबर कितना होगा 1, ए बी बराबर 1। तो ओ बी बराबर अभी हम लोगों ने पता किया तो √2 आएगा। ओ बी बराबर कितना आएगा, √2। अब ध्यान समझे, इस ओ बी पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया BC, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BC। अब ध्यान देखिए, और इसका भी डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। तो अगर ये 1 यूनिट है तो हम लोग कहेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखेंगे तो यह भी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया है। तो इसमें हम लोग अगर OC का वैल्यू पता करें जाए, OC का वैल्यू कितना होगा, OC का डिस्टेंस कितना होगा, तो OC का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OC बराबर, यानी ये OC बराबर कितना होगा, ये आधार जगह ये परपेंडिकुलर जगह, तो आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना हो गया आपका OB और लंब कितना हो गया BC। तो OB का स्क्वायर, तो OB बराबर कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब BC का स्क्वायर में BC कितना दिया हुआ है 1, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का याद रखिएगा कि किसी भी अंडर रूट वैल्यू है, मान लीजिए √3 है, तो √3 का स्क्वायर करते तो आंसर कितना आता है 3 हो जाता है, यानी रूट हट जाता है। इसी प्रकार अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो फिर से ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए किस प्रकार से हटता है, तो रूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम 3 को अंडर रूट में लिखें, इसका मतलब यह होता है कि 3 के पावर यानी घात में 1/2 लिखा हुआ है। √2 का रूट का मतलब समझिएगा कि किसी भी संख्या के कोई भी संख्या अगर वो अंडर रूट यानी करने में लिखा गया है तो इसका मतलब इस लिखा गया है 3 के घात में 1/2। अब देखिए इसी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसी का स्क्वायर करते हैं तो आप समझिए इसको कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने घातांक नियम में पढ़ा होगा, कि नहीं पढ़ेंगे तो अभी आगे हम जाके पढ़ेंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। होता क्या है कि अगर दो परिमेय, मान लीजिए एक संख्या ये है, संख्या की घात है, उसकी पुनः घात है, तो घातों का गुणा हो जाता है। घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 के घात में 1/2 और गुणा में जगह 2, तो ये देखिए 2 ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में है और ये हर में है, तो अंश से हर घट जाता है,
तो 3 के घात में कितना हो जाता है 1 और इसका मान हो जाता है 3। तो इस प्रकार किसी भी संख्या के घात में अगर कर्णी अंडर रूट है उसका स्क्वायर यानी वर्ग किया जा रहा है तो वह क्या हो जाता है, कर्णी को हटा दिया जाता है, उस संख्या को लिख दिया जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ समझिए। अब इस प्रकार अगर ये समझ में आता तो ठीक बात है, नहीं हम लोग घातों का जब पढ़ेंगे, घातांक पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम लोग इसको विधिवत पढ़ेंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर हो गया 2 + 1 यानी 3 हो गया, तो अंडर रूट 3 हो गया। अंडर रूट क्या हो गया 3। यहाँ पर ये समझ में आया रूट कैसे हटा, यहाँ पर आगे देखिए, तो ये हो गया आपका √3। अब √3 वैल्यू यहाँ पर इसका आ गया, ये वैल्यू कितना आ गया √3, सॉरी √3। अब √3 आ गया। आप पुनः क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ दूरी ले लेंगे और यहाँ से एक चाप काट लेंगे। यह चाप काटने पर संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर यह कट करेगा वह बिंदु किसको निरूपित करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार आप √5 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है तो इसको लिख लीजिए और आगे हम लोग अगले बिंदु को हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे।